हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिजन। फिजन, ठीक है। ए सेक्सुअली का पार्ट था ये, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ईस्ट वगैरह, ठीक है। ये सब स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? फिजन है। तो फिजन में हम क्या पढ़ेंगे? फिजन क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इसके दो एग्जांपल दिए हैं। जैसे बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? ये पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। धीरे धीरे ये स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। कैसे? इस तरीके से। अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। कोई भी प्लेन, जरूरी नहीं है ऐसे ही धीरे धीरे। ये इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, इधर से भी। ये कोई से भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में क्या हो सकता है? दो सेल में डिवाइड हो सकता है इस तरीके से। पहले क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है लेशमेनिया, जिसको हम काला जार भी कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है। ये कैसे डिवाइड होता है? ये केवल एक टाइप से डिवाइड होता है। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनली। इसके दो एग्जांपल है अमीबा एंड लेशमेनिया, जो कि लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है, ठीक है। आपको इसके बायो में एग्जांपल याद बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा किसका एग्जांपल है। फिजन क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं। इसके दो एग्जांपल है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो केवल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो दो सेल में डिवाइड होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो केवल दो सेल में डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइनरी फिजन। और कुछ ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा, काफी सारे डॉटर सेल्स में बाइनरी फिजन, और जो दो से ज्यादा मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टीपल फिजन। और क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। जैसे मल्टीपल फिजन, जैसे एग्जांपल में प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है। प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल। और ये भी एक टाइप से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। पहला अमीबा, स्प्लिट ऑफ टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। सेकंड लेशमेनिया, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। और थर्ड मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, दो टाइप की फिजन है। और फोर्थ एग्जांपल है ईस्ट में क्या होता है? स्मॉल बर्ड सेपरेट हो जाती है। एक बॉडी रहती है, उसमें से धीरे धीरे एक बर्ड उभार होकर बाहर निकल जाता है मैच्योर होने पर। जैसे इस टाइप की वो रहती है ईड, तो इस तरीके से एक उभार रहता है। धीरे धीरे ना ये उभार ना बाहर निकलता रहता है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे ये पूरी तरीके से कंप्लीट इस तरीके से पूरा ये सेपरेट हो गया ना, इस तरीके से पूरी बॉडी अलग हो जाती है, इस तरीके से। धीरे धीरे पहले उभार बनेगा, फिर ये कुछ टाइम बाद ये बाहर निकल जाएगी। स्मॉल बर्ड, इसको कहते हैं बर्ड। जो ये उभार बनना है ना, उभार, इसको कहते हैं बर्ड। स्मॉल बर्ड डेट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। ये भी बाहर निकले और दोबारा से फिर ये ईस्ट बन जाती है, ठीक है। अमीबा, लेशमेनिया, ईस्ट एंड मलेरियल पैरासाइट, ये कुछ एग्जांपल है। ये बस यही 4-5 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, आपका फिजन खत्म होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था? फिजन ऑफ बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। इन दोनों के क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बाइनरी फिजन में टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल और न्यूक्लियस। में मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट्स और सेल न्यूक्लियस। इसमें डिवाइड एक बार होता है, इसमें काफ़ी बार डिवीजन होता है, 1 2 3 4 काफ़ी बार मैनी डिवीजन। काफ़ी इसमें सारे मैनी डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बार डिवीजन होता रहता है। इसमें एक बार डिवीजन होता है। और इसमें डिफाइनाइट वो बनता है पैटर्न, कोई एक ही इसमें कोई डिफाइनाइट वो नहीं बनता पैटर्न, ठीक है। कभी कैसे भी डिवाइड हो जाता है एक के बाद, क्योंकि इसमें एक ही बार डिवीजन हो रहा है, तो एक डिफाइनाइट पैटर्न बनेगा, या ऐसे या इस तरीके से, या फिर लॉन्गिट्यूडिनली या हॉरिजॉन्टली या इस तरीके से। तो एक ही बार बनेगा पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारे सेल्स डिवीजन होते रहते हैं बार। तो इस तरीके से। तो इसके एग्जांपल अमीबा, पैरामीसा, लेशमेनिया, और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। तो ये भी बाई चांस कभी आ जाता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी चलता है फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? जहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। लेकिन ये तक हमने पढ़ा था फिजन कहाँ होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ज़्यादातर। लेकिन फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है।
जैसे इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, एग्जाम्पल याद रखना, क्या एग्जाम्पल है? स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में क्या होता है? सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीसेस। कोई एक पूरा स्पायरोगैरा, पूरी एक स्पायरोगैरा स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाता है, और फिर वही ईच फ्रैगमेंट क्या करेगा, पूरे एक स्पायरोगैरा को क्या करेगा, फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से एक पूरा स्पायरोगैरा वो तीन, मान लो जैसे कि तीन, मतलब तीन फ्रैगमेंट में डिवीजन हो गया, और ईच फ्रैगमेंट क्या करेगा, पूरे होल इंडिविजुअल को, पूरी होल स्पायरोगैरा को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा, उसकी वो कर देगा, ग्रोथ कर देगा। ठीक है, स्पायरोगैरा सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीस अपॉन मैच्यूरेशन दिस पीस और फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। कोई, ठीक है, कोई भी मतलब जैसे स्पायरोगैरा फ्रैगमेंट करके और ईच फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा, ये होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होना और ईच फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का सिंपल ये मतलब है, फ्रैगमेंट में ब्रेक होना और ईच फ्रैगमेंट पूरे एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा मैच्योर होने के बाद। ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये ब्रेक करेगा और फिर ईच फ्रैगमेंट किस में फॉर्म करेगा, न्यू इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगैरा। और दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ऑल, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू नहीं है, कुछ में ही ऐसा होता है, सब में नहीं होता ऐसा। ठीक है, थोड़े बहुत ही कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ ये ऐसा देखा जाता है, सब में नहीं देखा जाता ऐसा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, रीजनरेशन क्या है? रीजनरेट करना। कोई भी पार्ट अगर आपकी बॉडी से ब्रेक हो गया, अगर मतलब कोई भी पार्ट अगर किसी प्लेनेरिया हाइड्रा में क्या फीचर होते हैं, रीजनरेट करने की वो होती है प्रॉपर्टी, किसमें, हाइड्रामा और प्लेनेरिया। जैसे मान लो कोई भी पार्ट अगर रिमूव हो गया तो उसको दोबारा से रिगेन कर लेना, रीजनरेट कर लेना। एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। अपने किसी भी बॉडी पार्ट से उस पार्ट को न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेना। कोई भी पार्ट से, कोई भी पार्ट बॉडी के किसी भी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेना, क्या कहलाता है, रीजनरेशन। ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेना, क्या कहलाता है, रीजनरेशन। एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी ब्रोकन इनटू एनी नंबर ऑफ पीस, ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। और रीजनरेशन इज नॉट एज द सेम ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे लोग कहेंगे यार इससे कुछ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है तो क्या ये रिप्रोडक्शन है ये? अगर कोई कहेगा मतलब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। लोग कहेंगे अगर इसमें से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रिप्रोडक्शन है? नहीं, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग ब्रोकन अप इनटू द एबल टू रिप्रोड्यूस। क्यों काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है ना, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है, इसलिए रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन है नहीं, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं, इस वजह से रीजनरेशन क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। और रीजनरेशन प्लेनरी ऐसे होता है, कोई एक इंडिविजुअल है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो गई है तो वो ईच पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है, ईच पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं इसमें। ठीक है, थर्ड टॉपिक कौन सा टॉपिक है ये, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। हमने क्या पढ़ लिया, फ्यूजन पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, अब थर्ड टॉपिक कौन सा है, बडिंग। इसमें क्या होता है, इसकी आउट ग्रोथ होती है। एक वो होती है ना बड की, हाइड्रा के अंदर वो धीरे धीरे निकलता है बड होता है ना, उसकी आउट ग्रोथ होती है, उसमें काफ़ी सारे सेल डिवीजन। कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काफ़ी सारे सेल्स डिवीजन करने लगते हैं। एक ही पॉइंट पे स्पेसिफिक साइड पे सेल का डिवीजन इंक्रीज होता है और वहीं से निकलती है बड, इसको कहते हैं बड। जो आउट ग्रोथ होती है ना उसको कहते हैं बड, आउट ग्रोथ को बोलते हैं बड। और आउट ग्रोथ क्या होती है, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं बड। और फिर बाद में कुछ समय बाद फिर वही स्मॉल बड क्या बनाती है, एक पूरी न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इन हाइड्रा a bud develop as an outgrowth due to repeated cell division
एट वन स्पेसिफिक साइड दिस बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। पहले क्या होता है, ये वाली बर्ड थोड़ी छोटी बॉडी बनाती है, टाइनी इंडिविजुअल, व्हेन फुल्ली मैच्योर, फिर बाद में फुल्ली मैच्योर होने रिमूव होकर, फिर ठीक है, when fully mature remove from parent body and become new individual। पहले क्या करा, कोई एक हाइड्रा की बॉडी पे स्पेसिफिक साइड में नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज होगा, फिर धीरे 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 फिर वो बॉडी वहाँ से रिमूव होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, यही होता है बर्ड, कि कोई भी एक बॉडी से स्पेसिफिक साइड से नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज होने के कारण स्मॉल आउटग्रोथ होती है। पहले क्या होती है, स्मॉल आउटग्रोथ, फिर धीरे 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 स्मॉल आउटग्रोथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और फिर वो रिमूव होने के बाद पूरी एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, न्यू बॉडी फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इस टाइप से पहले एक होती बॉडी, फिर यहाँ से आउटग्रोथ ही बना बेड, और फिर पूरी बर्ड से पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बन गया यहाँ पर, इस टाइप से। अब जैसा ये था वैसा ये बन गया, तो इसे कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बडिंग इन हाइड्रा। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये होता है कि प्लांट के पार्ट से कोई एक न्यू प्लांट का फॉर्म होना, जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से, इनसे एक न्यू प्लांट का फॉर्म होना, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आसान भाषा में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, देयर आर मैनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उस टाइप जिसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। एप्रोप्रिएट कंडीशन मतलब जो उसको कंडीशन की रिक्वायरमेंट, अगर हम वो कंडीशन देते हैं किसको, रूट को, स्टेम को, लीफ को, तो उससे एक न्यू प्लांट फॉर्म किया जा सकता है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो स्टेम से, रूट से, लीफ से ये प्लांट फॉर्म होते हैं। जैसे कि स्टेम से क्या क्या होता है, ऑनियन, लेमन, पोटैटो, और रूट से क्या होता है, स्वीट पोटैटो, गुआवा वगैरह, लीफ से ब्रायोफाइलम, और लीफ से ब्रायोफाइलम में एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में दिए नहीं है, अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो भी इनफ है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी की सारी लाइन एनसीईआरटी की दी है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेम में कौन कौन सा, ऑनियन, लेमन एंड पोटैटो, ऑनियन, लेमन एंड पोटैटो, और रूट में क्या क्या होना चाहिए, स्वीट पोटैटो, गुआवा वगैरह, और लीफ में ब्रायोफाइलम। तो लीफ में क्या रहता है, तो इस टाइप की वो रहती है लीफ, तो इस लीफ से ना छोटे छोटे वो निकल आते हैं, क्या निकल आते हैं, बर्ड निकल आते हैं। जो छोटे छोटे इनको कहते हैं बर्ड। जो छोटे लीफ के ऊपर आपने देखे होंगे, काफी सारी लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे से वो निकल आते हैं पार्ट्स, उनको कहते हैं बर्ड। आउट ग्रोथ जो रहती है ना, उसको कहते हैं बर्ड। तो वो क्या होती है, बर्ड आर प्रोड्यूस इन नोच, मतलब लीफ के आगे वाले पॉइंट पे, लीफ के आगे वाले पॉइंट पे। अब जैसी लीफ है तो लीफ के आगे वाले पॉइंट पे क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे आउट ग्रोथ हो जाती है, उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड। तो वो क्या होता है, ठीक है, जो आउट ग्रोथ हो उसको कहते हैं बर्ड। वो क्या है, वो टूट के नीचे गिर जाती है और उससे न्यू प्लांट फॉर्म होता है। ठीक है, बर्ड प्रोड्यूस इन द नोच अलोंग द लीफ मार्जिन, मार्जिन मतलब जो ये आगे वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, प्रोड्यूस इन द नोच अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम, फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। एक्चुअल में होता क्या है, लीफ के आगे वाला जो पार्ट रहता है ना, उसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन आगे वाला पार्ट है, लीफ के आगे वाले पार्ट में क्या होता है, आउट ग्रोथ होती है। उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड। वो जब टूट के नीचे सॉइल में गिरती है तो उससे जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम एक टाइप का प्लांट होता है, इसमें जो ये ब्रायोफाइलम एक टाइप की होती है, लीफ होती है, उसमें ये वाला सीन देखा जाता है। ब्रायोफाइलम से कैसे, लीफ से कैसे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, समझे। लीफ से कैसे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ये ब्रायोफाइलम एक लीफ है, उससे देखा जाता है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम ऑफ बर्ड। तो इसमें ये चीज देखी गई है, तो इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड है वेजिटेटिव, ये सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर कैन। एग्जांपल याद करना है आपको। ठीक है, शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी कुछ चीज़ें होती है, अब ये तो होती है अपने आप नेचुरली। ये कैसे होता है, नेचुरल, खुद से जो होती है प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, खुद से ये अपना आप होता है। और लेकिन ये जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी कैसे होती है, आर्टिफिशियली। कैसे होती है, आर्टिफिशियली। इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसी रहती है, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये अलग अलग प्रोसेस है, इतना इसके अंदर नहीं जाना है कि मतलब कैसे कैसे प्रोसेस होती है, इतना केवल हिंट दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये वाली चीज़ तो होती है अपने आप खुद से, और ये वाली इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए आर्टिफिशियली होती है, और ये नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इसमें जो रहता है मतलब इसमें ह्यूमन वो कराते हैं प्रोसेस, जो जो ये वाला काम अपने आप से हो रहा है ना, तो ये वाला सेम काम इंसान कराते हैं, ह्यूमन कराते हैं, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या फायदे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या फायदे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन वियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन प्रोड्यूस सीड। सीड से अगर जो प्लांट मतलब सीड से फॉर्म हो रहा है, जो प्लांट सीड से फॉर्म हो रहा है, जैसे उसमें फूल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, तो लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट फॉर्म हो रहा है वो बहुत पहले हो जा रहा है, टाइम कम लग रहा है उसमें। क्या लग रहा है? टाइम कम लग रहा है। प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन वियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। जो सीड से पैदा हो रहे हैं ना प्लांट, जिसमें फूल फ्लावर मतलब फूल फ्रूट वगैरह जो आ रहे हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो काम बहुत पहले हो जा रहा है, टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम कम लग रहा है तो हमारे लिए फिर यही बढ़िया हुआ ना, क्या बढ़िया हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बढ़िया हुआ ना, इससे क्या हो रहा है? फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। सीड से जो प्लांट हो रहे हैं उससे कम टाइम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट सच एज ऑरेंज, बनाना, रोज, जैस्मिन डेट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। और इसकी एडवांटेज, एक एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या है? ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट पैदा हो रहे हैं उनकी एडवांटेज क्या है? उन वो आपस में वो सारे के सारे प्लांट वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली सेम रहते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी उसकी क्वालिटी सब वैसे एज इट इज रहते हैं, जेनेटिकली सेम रहते हैं, ठीक है। ये एक एडवांटेज है एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। और तो कुछ, अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है। पहली बात, इसका एनसीईआरटी में वो दिया हुआ डायग्राम। अब क्या डायग्राम है? तो स्पोर फॉर्मेशन जो रहता है, तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं राइजोइड, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वॉल्व लाइक पार्ट है, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। जो कुछ टाइम बाद क्या रहता है, मतलब ऐसा होता है फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये स्पोरेंजिया कर जाता है ब्रेक। अब यहाँ से करेगा ब्रेक, और ब्रेक करने के स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और हवा में फैल जाते हैं, और हवा में दूर दूर अलग अलग जगह जाकर सॉइल में जाएंगे, तो फिर वहाँ से दोबारा से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके 3 पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में ये वाला इसको ही दिखा रखा है। स्पोरेंजिया और स्पोर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर, जो कि स्पोरेंजिया ब्रेक कर जाता है जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद वो स्पोर हवा में फैल जाते हैं, और हवा के द्वारा हर जगह अलग अलग जगहों पे क्या होता है? उसका स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे? तो ये कैसे रहते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट डेवलप इन द ब्रेड आर कॉल्ड हाइफी। हाइफी क्या होता है? जैसे स्पोर है, स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये सेल डिवीजन होता है। स्पोर में काफ़ी सारी सेल डिवीजन होती है, ठीक है। इस तरीके से सेल डिवीजन, 1 सेल, 2 सेल, 4, 5, 6, 8, इस सेल से पूरी जो सेल की वो बन जाती है, एक वो बन जाती है लेंथ, काफ़ी सारे जो सेल्स बन जाते हैं, एक स्टॉक लाइक, कैसे लाइक धागे की तरह। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट डेवलप ऑन ब्रेड आर कॉल्ड हाइफी। एक धागे की तरह काफ़ी सेल, 1 सेल, 2 सेल, काफ़ी सारे सेल्स ज्वाइन होकर एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं हाइफी। स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद स्पोर में सेल डिवीजन होती है, और काफ़ी सारे सेल ज्वाइन होकर एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसे कहते हैं हाइफी। और हाइफी दोबारा होगी ग्रो, फिर इस टाइप के स्पोर का पूरा फॉर्मेशन होने लगता है। इसको हम कहते हैं, जब काफ़ी सारे हाइफी जब एक साथ मिलते हैं, उसे हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? जब काफ़ी सारे हाइफी एक साथ मिलते हैं, जैसे ये स्टेप के 1, 2, 3 काफ़ी सारे एक साथ आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो लिखा है ना पूरा इसके बारे में, मतलब यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से स्पोरेंजिया से स्पोर बाहर आए, जिससे हम क्या मिला? फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद क्या बना? न्यू फंजाई मिला, न्यू फंजाई बन गया। क्या बन गया? टू प्रोड्यूस न्यू फंजाई, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद स्पोर फैल जाते हैं हवा में, और उससे क्या बन जाता है? न्यू फंजाई बन जाता है, ठीक है। तो द
इसका स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, कैसा क्या स्ट्रक्चर है। द मतलब बहुत स्मॉल, इसमें लिखा है ना द टाइनी, टाइनी मतलब बहुत स्मॉल, टाइनी मतलब बहुत छोटा सा। द टाइनी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यही वाला स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। पूरा ये पार्ट नहीं है, बाकी तो इसका स्ट्रक्चर ये रूट है, ये स्टॉक लाइक इसको स्पोरेंजिया करें, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है। तो ये लिखा है द टाइनी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द वॉल्व आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेलिया स्पोर, सेलिया स्पोर इसके अंदर काफ़ी सारे स्पोर रहते हैं। डेट इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस, वो एंड में ब्रेक करके सारे स्पोर्स फैल जाते हैं, फिर उससे दोबारा से एक न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन होता है। द स्पोर कवर्ड बाय, और ये स्पोर, ये जो लेयर है इस पर बहुत थिक होती है, कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है ना। द स्पोर, ये वाली स्पोरेंजिया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो स्पोर रहते हैं ना, ये स्पोर है, ये इसके ऊपर एक बहुत ही हार्ड लेयर रहती है, जैसे स्पोर है ना, ये स्पोर इस टाइप से, इसके ऊपर एक बहुत हार्ड मतलब हार्ड लेयर रहेगी इस टाइप से, क्यों रहेगी, ताकि ये द स्पोर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर मोस्ट सरफेस, वो इसलिए हार्ड रहेगी ताकि जब तक किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में लाए तब तक वो इजीली ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं है मतलब कहीं भी जैसे स्पोर बाहर निकले एकदम से ब्रेक कर गए, वो जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक उन्हें क्या नहीं मिले, मॉइस्ट सरफेस कंडीशन, ठीक है। द स्पोर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मोस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो, ठीक है। वो उसके ऊपर कैसी हार्ड लेयर रहेगी, इसके स्पोर के अंदर कैसी रहेगी, थिक लेयर रहेगी, कैसी रहेगी, थिक वॉल रहेगी, ताकि वो उस स्पोर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करे इजीली, ताकि जब तक उसे मॉइस्ट एरिया ना मिले तब तक वो ब्रेक ना करे, ठीक है। मान लो स्पोर बाहर आए निकल के, उसके अंदर लेयर नहीं रहेगी थिक, तो इजीली अगर वो कर जाएगी ब्रेक तो वो कहीं पे भी जाके फैल जाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो उसके ऊपर एक हार्ड लेयर रहती है, जैसे ही उसे अच्छी वो मतलब इन्वायरमेंट मिलता है, मॉइस्ट वो मिलती है, मॉइस्ट एरिया मिलती है जगह, तो वहीं पे जाके वो अपनी लेयर को ब्रेक करता है, फिर वहीं से दोबारा से न्यू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस यही सब है, नॉर्मल है। स्पोर यहाँ से बाहर निकले, जब तक उसे मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलेगा तब तक उसकी ऊपर की लेयर ब्रेक नहीं होगी, और जैसे ही उसे मॉइस्ट एरिया मिल जाएगा वैसे ही उसकी लेयर ब्रेक हो जाएगी और न्यू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बस यही है, आसान है, सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना।